नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूँ प्रियंका। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे यूपी टेट 2021 के लिए, और जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का क्रैश कोर्स। और इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे, और जो सिलेबस है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लें और फिर उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, जो यूपी टेट है वो आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है। अब देखिए, एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन हमें अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। तो आज का जो हमारा जो क्लास 1 है, इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कि हम इतिहास को किस तरीके से जान सकते हैं इतिहास के बारे में। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें अगर आपने एसएसटी चुना है अपना सब्जेक्ट, तो ये वीडियो आपके लिए, या हम कह सकते हैं पूरी जो सीरीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, जो सबसे पहले है हम जानेंगे जिसके बारे में, वो है कि कैसे पता करें कि कब और क्या हुआ था। तो देखिए, जो हमारा कोई भी घर है या हमारी जो भी फैमिली है जिसमें हम रहते हैं, सभी की अपनी अपनी फैमिली होती है। तो अपनी फैमिली के बारे में जो पुरानी बातें हैं वो हम अपने दादा दादी से, नाना नानी से, इन सभी लोगों से पूछ कर जान लेते हैं। और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगज़ीन्स होती हैं, टीवी है, रेडियो है, इनसे भी हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगता है। लेकिन अगर हमें जानना हो हज़ारों वर्ष पहले की बात, या हज़ारों वर्ष पहले जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, तो इस सब के बारे में हम जानना हो तो हम कैसे जानेंगे, ये हमारे सामने एक प्रश्न है। तो देखिए, हज़ारों वर्ष पहले के जो लोग थे उनके बारे में हम लोग जानने के लिए यूज़ करते हैं किसका, इतिहास का, यानी कि हिस्ट्री का। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का हम यूज़ करेंगे पुराने समय के बारे में जानने के लिए। अब देखिए, जो इतिहासकार होते हैं वो अतीत से जो उनको तथ्य प्राप्त होते हैं और जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। यानी कि जो भी उन्हें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ही वो हमें अतीत के बारे में बताते हैं। अब देखिए, जो इतिहास है वो बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। यानी कि इतिहास के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि पुराने समय में जो लोग थे और उन लोगों के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो हम जान सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से पता लगाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने अतीत की, तो उस समय एक ऐसा भी युग था जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी फिर किस तरीके से मिलती है, तो वो मिलती है हमें उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हो गए, हथियार हो गए, औजार हो गए, इन सारी चीज़ों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, ये जो वस्तुएं हैं इनको पुरातत्ववेत्ता ज़मीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो वस्तुएं होती हैं ये ऐतिहासिक जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड आया पुरातत्ववेत्ता। तो देखिए, पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातत्व की। तो देखिए, प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में जो समय के मानव थे उनके द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, उनके द्वारा निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेष यानी कि बचा हुआ हिस्सा, उनका जो अध्ययन है वो कहलाता है पुरातत्व। ठीक है, देखिए पुरातत्व क्या है, पुरानी जो मानव थे उनकी चीज़ों के बारे में, उनकी इमारतों के बारे में जानना, उनका अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। और इनका जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, पुरातत्ववेत्ता कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई पुरातत्ववेत्ता की बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो भी सामग्री प्राप्त हुई है खुदाई में इतिहासकारों को, उसके आधार पर इतिहासकारों ने जो अतीत है उसको 3 भागों में बांटा है। कौन से हैं। सबसे पहला है देखिए पूर्व या प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए ये क्या होता है, इसे प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं।
तो देखिए वो टाइम जब कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि लिखित सामग्री के आधार पर इन तीनों जो काल है इनका विभाजन हुआ है। तो जिस समय में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल है वो समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य जो प्राप्त तो है, यानी कि लिखित सामग्री मिली तो है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि उस समय की जो लिपि है, भाषा है, वो समझ में नहीं आई है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उस समय को हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अब तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कौन सा है, वो समय जिसके विषय में लिखित सामग्री भी प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। यानी कि तीन हो गए यहाँ पर। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। पूर्व ऐतिहासिक काल जब लिखित सामग्री है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक जब लिखित सामग्री पूर्व ऐतिहासिक जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री है ही नहीं, और आद्य ऐतिहासिक लिखित सामग्री है लेकिन पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक जब लिखित सामग्री है भी और उसे पढ़ा भी जा सकता है। तो आई होप आपको इन तीनों में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मानव था तो जब उसने लिखना शुरू किया था तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था, यानी कि हमेशा से जो अब हम कागज़ का उपयोग करते हैं अपने लिखने के लिए, हमेशा से ये कागज़ नहीं था। तो उस समय क्या था, मानव जो कुछ भी लिखता था वो किन चीज़ों पर लिखता था, वो लिखता था ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों, या कभी कभी लेख जो होते थे वो बड़ी शिलाओं पर, स्तंभों पर, या जो पत्थर की दीवारें थी, या मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलक यानी कि टुकड़े, या मिट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे उन पर भी मानव लेख लिखता था। क्यों? क्योंकि उस समय कागज़ उपलब्ध नहीं था। अब देखिए आपने ये वर्ड सुने, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ये सब क्या होते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें ताड़पत्र की, तो ताड़पत्र है ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, और भोजपत्र होता है भुर्ज नामक एक पेड़ होता है, उसकी छाल होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, भोजपत्र, यानी कि भुर्ज पेड़ की छाल होगी उसे हम कहेंगे भोजपत्र। ताम्रपत्र होता है तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े ले लिए जाते थे और उन पर लिखा जाता था, उसे ताम्रपत्र कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख है देखिए पत्थर के खम्भ जो होते थे उन पर लिखे गए जो पत्र थे उनको स्तंभ लेख कहा जाता था। और लास्ट में है एक शिलालेख, तो जो पत्थर की चट्टानें होती थी, बड़ी बड़ी क्या चट्टानें, उन पर जो लेख लिखे जाते थे वो शिलालेख। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इतना समझने के बाद तो देखिए नेक्स्ट है इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, यानी क्या क्या सोर्सेस थे। तो देखिए जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं उनमें उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में आएंगे आपके अभिलेख और सिक्के और मोहरे। अब देखिए अभिलेख क्या है, तो देखिए एक अभिलेख प्राप्त हुआ था खुदाई में, तो वो अभिलेख प्राप्त हुआ था लुम्बिनी से। और लुम्बिनी कहाँ है आपका, लुम्बिनी है आपका नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी से अशोक का एक रुम्मिनदेई अभिलेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बात आपको वैसे ही थोड़ा सा एक दो बार सुन लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको इतना ज़्यादा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो ये जो अभिलेख मिला था, इस अभिलेख में अशोक ने ये घोषणा की थी कि जो लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग है वो कर के रूप में लिया जाएगा। यानी कि इस अभिलेख में लिखा हुआ था कि जो भी लोग अपनी खेतों में फसल उपजाएंगे उसका 8वां भाग उन्हें टैक्स के रूप में, यानी कि कर के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक अभिलेख। अगर हम बात करें सिक्के और मोहरों की, तो अगर हम सिक्का लें तो सिक्के से जो उस समय का शासक था, तत्कालीन शासक था, उसका नाम होता था उन सिक्कों पर, उसका समय, ठीक है, उसका मतलब शासन का जो समय था, उस सिक्के की बनावट या उस सिक्के की समय की कला और धातु से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की, कुमारगुप्त जो प्रथम था वो गुप्त वंश का शासक था।
तो उस एक सिक्का मिला है, उस सिक्के में उसको कुमारगुप्त को घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, और जिससे हम ये कह सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुमारगुप्त प्रथम थे वो एक अच्छे घुड़सवार थे। तो इस प्रकार जो सिक्के होते हैं वो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्रोत की अगर हम बात करें, यानी कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत है ये, इसके अलावा देखिए साहित्यिक स्रोत हैं। अभी देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत में, वहाँ पर एक इमारत मिली है धौलावीरा में, एक सारनाथ का स्तूप है, उत्तर प्रदेश में है, हम सभी जानते हैं। और जो सारनाथ का स्तूप है इसका निर्माण करवाया था मौर्य वंश के जो शासक थे, उन्होंने, कौन थे? अशोक। उन्होंने इस सारनाथ के स्तूप का निर्माण कराया था। और जो महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो भी सारनाथ में ही दिया था। और एक और चीज़ है यहाँ पर धौलावीरा, और धौलावीरा क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता का एक पूरा स्थल है जो कि कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में स्थित है। और यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर योजना, जल निकास, ये सारी चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं हम साहित्यिक स्रोतों की। तो देखिए साहित्यिक स्रोत में आपके आते हैं, एक धार्मिक साहित्य आता है, और धार्मिक साहित्य में आपके जैसे वेद हो गए, जो कि 4 वेद हैं आपके, इसके अलावा रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इनसे हमें ये जो सारे धार्मिक साहित्य हैं, इनसे हमें आर्यों के संबंध में, और महाकालीन महाकाव्य जो हैं वो उस समय के समाज के विषय में, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट है देखिए धर्मेत्तर साहित्य। अगर हम धर्मेत्तर साहित्य, यानी कि जो धर्म से हटकर जो साहित्य है, उसमें आपका जैसे अर्थशास्त्र ले लीजिए जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, या राज तरंगिणी जो कि कलहड़ ने लिखी थी। और जो राज तरंगिणी है उसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, कश्मीर के इतिहास के बारे में है ये बुक राज तरंगिणी, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? कलहड़ है। और अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की बुक है। और इसमें ये जो बुक है इसमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन है। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी कि जो विदेश से, दूसरे देशों से जो यात्री आते थे भारत की यात्रा करने के लिए, वो भारत के बारे में जो उन्होंने लिखा है उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। जैसे एक बुक है इंडिका बुक लिखी है, यूनानी राजदूत था एक, मेगास्थनीज नाम था जिसका, और उसने अपनी इस पुस्तक में चंद्रगुप्त के समय का जो मौर्यकालीन समाज था उसके बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा एक फाहियान चीनी यात्री था, इसके अलावा ह्वेनसांग था चीनी यात्री, इन्होंने भी भारत के बारे में काफ़ी कुछ बताया है अपने यात्रा विवरण के माध्यम से। अब देखिए हम इस प्रकार हमें क्या पता लगता है कि ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं या जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, इन दोनों से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो विदेशी यात्री हैं उनके विवरण से भी हमें उस समय के बारे में पता लगता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सारे स्रोत हैं इनकी सहायता से ही इतिहासकार और जो पुरातत्वविद हैं वो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कौन पहले कौन बाद में। तो देखिए जब जो पुरातत्वविद होते हैं वो किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो उन्हें किस तरीके से पता लगता है कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। तो देखिए ये उन्हें कैसे पता लगता है, देखिए वो करेंगे, क्या करेंगे, पुरातत्वविद क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर वो लोग दोबारा वहीं घर बना लेते हैं, और जो टूटा फूटा सामान होता है और उनका जो कूड़ा करकट होता है वो भी उनके घरों के आसपास जमा होता रहता है। इस तरह से क्या होता है, जो वहाँ की जो पूरी बस्ती होती है उसकी ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है, और सैकड़ों सालों बाद वहाँ एक टीला बन जाता है, यानी कि एक टीला नुमा आकृति बन जाती है। इसलिए जब टीले की
खुदाई की जाती है तो उसका जो सबसे निचला स्तर होता है वो सबसे पुराना, और जो सबसे ऊंचा होता है वो सबसे बाद का स्तर होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इतिहास में कुछ तिथियाँ भी होती हैं। अब इन तिथियों का क्या मतलब होता है, तो देखिए अगर हम कहीं लिखा होता है ईपू या ईसा पूर्व, तो इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, ईसा मसीह कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। तो उनसे पहले का, उनके जन्म से पहले का जो समय है वो ईपू या ईसा पूर्व कहलाएगा, या इसे अंग्रेजी में BCB यानी कि बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। और जो ईसवी है उसको अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। और AD क्या है? AD लैटिन भाषा के दो शब्दों एनो डोमिनी से बना है, और AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम AD का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा अभिलेख। तो देखिए अभिलेख क्या होता है, तो देखिए जो अभिलेख होते हैं वो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। यानी कि किसी भी कठोर सतह पर या पत्थर पर या धातु पर कोई भी लेख उत्कीर्ण करवा दिया, उसको क्या कहेंगे? हम अभिलेख कहेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है स्तूप। तो देखिए स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, और जो स्तूप होते हैं उनके अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके जो भी अनुयायी थे उनके शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई कोई भी सामग्री या पत्थर या सिक्के रखे रहते थे। तो ये स्तूप यानी कि एक टीला टाइप का बना देते थे, और उसमें एक बॉक्स रखा होता था, और उसमें उनके शरीर के अवशेष या उनके द्वारा जो भी प्रयोग में लाई गई चीज़ें थी उनको रखा जाता था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पुरास्थल। तो पुरास्थल क्या होता है, तो देखिए वो स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पुरास्थल कहेंगे। और ये जो पुरास्थल होते हैं वो जल के स्रोतों के पास, जैसे नदी, तालाब, झील या समुद्र के किनारे ही अक्सर ज़्यादातर हम कहें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद में रखने हैं। वो ये हैं कि जो महाभारत है हमारा, जिसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और नेक्स्ट है कि जो लंदन में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है ब्रिटिश म्यूज़ियम, ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है या म्यूज़ियम है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जन्मदाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद में रखने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी एडवाइस है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।